हेलो दोस्तों, मैं अमर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम कंटिन्यू आपके साथ इंडियन पॉलिटिकल साइंस को लेकर के बात कर रहे हैं। आप सिविक्स कह सकते हो। मतलब जो 7, 8, 9, 10 है, 11, 12 से पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, लेकिन 6 to 10 उसे सिविक्स कहते हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत ज्यादा जो डिस्कशन वाले टॉपिक हैं, वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन यहाँ मैं स्पेशली बात बता दूं, यहाँ मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो फाउंडेशन को लेकर के बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं वो किसकी लेकर के डिस्कस हो रही हैं, वो फाउंडेशन को। ठीक है, वो फाउंडेशन के जो मेरे स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन क्लास के लिए ये सारा डिस्कशन चल रहा है। और जो भी है मटेरियल, इसलिए मैं यहाँ मटेरियल लेके आया। मैं चाहता तो आपको विदाउट स्लाइड के और खुद हैंड रिटन नोट्स दे सकता था हाथों से बना के, लेकिन यहाँ मैं कम चीजें लाया हूँ स्लाइड में, लेकिन डिस्कशन में आपके साथ बहुत सारा करूंगा, बहुत सारी चीजें बातें करूंगा। और आज हम जो आपके साथ टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसको हमें डिस्कस आपके साथ करना है, और टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो टॉपिक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिजाइन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसका सफर, ये बहुत सारी बातें हैं। इसका एक लंबा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसे जब 11th क्लास में पढ़ते हैं तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की आज जो आप देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल सा हमारे सामने संविधान नहीं आ गया। और यहाँ पे मैंने एक इमेज भी आपके सामने लगा के रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हमारी वो बुक है जिसे हम यहाँ सिंपल सी भाषा में कहूँ, इसे मैं रूल ऑफ बुक कह सकता हूँ। ये नियमों की किताब है, जिसने जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नियम है, रूल है, उनको डिसाइड किया। और इसके बिना हमारा कोई भी काम, जो भी रूल इसमें लिखे हैं, वो चाहे मिनिस्टर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, XYZ कोई हो, उनको सबको इस बुक के रूल सबको फॉलो करने पड़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बात करते हैं हम बिना देरी किए, बहुत सारी चीजें हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं। इसे रूल ऑफ बुक कहते हैं, या मैंने आपके साथ बात कर ली। अब देखते हैं हमें जो और सारी बातें करनी, थोड़े से इसमें मैंने पॉइंट लिख करके आया हूं, तो वो थोड़ा आप देख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ द लैंड। ये बात सच है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या है कि हमारा पूरा इंडियन लैंड की बात करूं, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए अलग से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग रूल है। उसी प्रकार हमारे यहाँ इंडिया में, इंडिया जैसी कंट्री में सुप्रीम ऑफ द लॉ है। इट कम्स इनटू द इफेक्ट 26 जनवरी 1956। ये कब आया? तो 26 जनवरी 1950 में। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर ऑफ द पावर एंड द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इसने एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल का एक फ्रेमवर्क बनाया, प्रोसीजर ऑफ पावर एंड द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसने प्रोसीजर बताया और गवर्नमेंट की पावर बताई और ड्यूटी बताई कि गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की क्या ड्यूटी होगी। इट आल्सो ले डाउन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें क्या है, यहीं से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी, लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स क्या होंगे एक सिटीजन के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसे ड्राफ्ट किया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी का 1940 से 1949 के अंदर द चेयरमैनशिप ऑफ, उनकी चेयरमैनशिप में आया। ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ यहाँ डिस्कस करना है, बहुत सारी बातों को लेकर के। पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर लूं, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाऊंगा बड़े अच्छे से। देखो, तो यहाँ हम कर रहे हैं बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिमांड क्यों होती है? एक मैंने वर्ड कहा, इसको बोलते हैं रूल ऑफ बुक। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ बुक। ये बुक आई क्यों? इंटरेस्टिंग बात है, जानने के लिए थोड़ा समझो। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, जब देश आजाद नहीं थे तो हर एक कंट्री में
क्या सिस्टम चलता था? किंग सिस्टम। क्या चलता था? किंग सिस्टम चलता था, और इनको रूल कौन करता था? किंग। इसी को हम मोनार्की सिस्टम कह सकते हैं या किंग सिस्टम कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं मोनोपोली सिस्टम। दूसरा बोल सकते हैं मोनोपोली सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? मोनोपोली सिस्टम। तो ये आप मैं क्यों बता रहा हूं? मोनोपोली का मतलब होता है हिंदी में, इसको मैं कहता हूं एकाधिकार। क्या बोलते हैं? एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होना। क्या बोल सकते हैं? एकाधिकार। तो किंग सिस्टम का क्या था? अगर मैं बात करूं, थोड़ा अच्छे से समझना, लॉ मेकिंग, लॉ मेक करना हो, ठीक है, लॉ को क्या करना हो? इम्प्लीमेंट करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो, लॉ मेक करना हो, या फिर लॉ को जस्टिस करना हो, जस्टिस करना हो, या फिर जुडिशरी का सिस्टम, क्या हो? जुडिशरी का सिस्टम हो। ये तीनों के तीनों चीजें अगर मैं बात करूं कि ये तीनों पावर, लॉ मेक करना, लॉ इंप्लीमेंट करना, लॉ जस्टिस या जुडिशरी सिस्टम, इस सबके पास केवल किसके पास था? किंग के पास। ओनली एक ही व्यक्ति के हाथ में था, ओनली वन पर्सन। किसके हाथ में था? ओनली वन पर्सन। तो ओनली वन पर्सन के हाथ में ये चीजें थी, ये सारी चीजें किसकी थी? ओनली वन पर्सन के हाथ में। अब एक ही व्यक्ति के हाथ में जब सारी पावर होगी तो वो क्या करेगा? वो मोनोपोली, एक का अधिकार, उसके हाथ में सारी पावर आएगी। जब अगर मन चाहा उसका तो वो क्या कर सकता है? लॉ मेक कर सकता है। जब मन बोला उसका इंप्लीमेंट करे, और जब चाहे उसको जस्टिस करे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, मैंने एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, या जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे एक किंग है, और किंग ने रूल बनाया, रूल है कि जो भी चोरी करेगा, क्या करेगा? जो भी, मान लो मैंने ये समझाता हूं कि जो भी चोरी करता है, चोरी की जो पनिशमेंट होगी, जो सजा होगी, वो सजा क्या होगी? पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट होगी कि जो भी चोरी करेगा तो उसको दो टाइप का पनिशमेंट दिया जाएगा। कितने टाइप का? दो टाइप का। अब पनिशमेंट कैसे होगा? पनिशमेंट कैसे होगा? पनिशमेंट या तो होगा इकोनॉमिकली, या होगा प्रिजनल। मतलब मान लो उसने कहा कि 500 रुपए उस पर क्या होगा? उस पे फाइन होगा, या फिर 6 मंथ की उससे क्या होगी? जेल। क्या होगी? जेल। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेना अच्छे से कि 6 महीने की सजा। तो ये प्रोविजन क्या? एक चोरी, उसने कहा कि हम एक कानून बनाते हैं, और एक कानून बनाया किसी राजा ने, राजा के द्वारा एक लॉ मेकिंग किया गया, और इसे तुरंत ही इंप्लीमेंट कर दिया, इमीडिएट इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन होता क्या है कि इसके दूसरे दिन तुरंत चोरी हो जाती है। क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। उसमें तीन तीन लोग, मतलब 3 पीपल उसमें अरेस्ट होते हैं। अब इसमें ये अच्छे से समझना, एक है जो किंग का कोई कौन है? रिलेटिव है, रिलेटिव है मतलब पहचान वाला है। एक कोई किंग के किसी मिनिस्टर का पहचान वाला है, ठीक है, मिनिस्टर का जान पहचान। और एक कोई नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कॉमन, कॉमन पीपल है। कौन है? कॉमन, कॉमन पीपल है। अब राजा ने देखा कि ये कॉमन पीपल है, इसे तो क्या दे दिया? इसे बोले, कहा कि आप 500 रुपए भी दोगे और जेल भी जाओगे, ये दोनों चीजें आपको देखनी है, 500 रुपए और जेल। मिनिस्टर क्या कहेगा? मिनिस्टर से बोल दिया कि ठीक है 500 रुपए जेल जाएगा, लेकिन मिनिस्टर का जो बेटा है कोई उसका रिलेटिव, तो उससे कह दिया कि ठीक है तुम कुछ मत करो, तुम 500 रुपए दे दो, लेकिन तुम्हें जेल नहीं देंगे। कॉमन पीपल को ये दोनों सजा दे दी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किंग की बात करूं, तो किंग का रिलेटिव, उसने क्या कहा? यार मेरा कोई रिलेटिव है, तो उसने इसको क्या कर दिया? इसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। सीधा मतलब है पार्डन, उसको टोटली फ्री कर दिया। तो ये जो लॉ सिस्टम था, ये जो कानून सिस्टम था, ये टोटल मोनोपोली था, और किंग इसमें क्या करता था? अपनी मनमानी करता था, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था। इसलिए इस सिस्टम को बोलते थे मोनार्की सिस्टम या एका अधिकार। एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होती थी। इसी चीज को हटाने के लिए, इसी सिस्टम को हटाने के लिए एक सिस्टम आया, और यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। या इसी को मैं बोल सकता हूं कि इससे पहले अगर कुछ और बातों की मैं कुछ और पॉइंट की बात कर लूं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम आने से पहले कुछ वर्ल्ड के बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने कुछ यहाँ पे चीजें दी हैं जो हम आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लें। जैसे मैं बात करूं क्या 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 दिया उन्होंने, क्या कहा, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने एक रूल दिया, और रूल क्या था? रूल था डिवीजन डिवीजन
ऑफ पावर, तो पावर को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो डिवीजन ऑफ पावर की बात कही, ये उन्होंने बुक दिया। या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, तो डिवीजन ऑफ पावर है सेपरेशन ऑफ पावर की इन्होंने बात कही कि पावर को क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर रहेगी तो वो व्यक्ति मनमानी मतलब कि मोनोपोली सिस्टम लाएगा, एकाधिकार लाएगा। और एक व्यक्ति के हाथ में पावर होना ये मतलब सोसाइटी के लिए या फिर डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। और डिवीजन ऑफ पावर की बात कही और ऐसे करके इन्होंने एक बात बोली, क्या, रूल ऑफ बुक, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस स्टेट करने का श्रेय जो कह सकता हूं मैं क्रेडिट जाता है वो ए वी डाइसी, किसके पास जाता है, ए वी डाइसी। एवी डाइसी नाम के एक ब्रिटिश कह सकते हैं मतलब लॉ मेंबर थे, कानून के जानकार थे। एवी डाइसी के द्वारा ये बात बोली गई कि रूल ऑफ बुक आनी चाहिए और ऐसे करके यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर थी, पावर को क्या कर दिया, यहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया। जैसे पावर को डिवाइड कैसे किया, जैसे लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम, लॉ इंप्लीमेंट, क्या, लॉ इंप्लीमेंट, ठीक है, लॉ इंप्लीमेंट करना। और लॉ की क्या करना, जांच, जस्टिस, क्या करना, जस्टिस। तो ये बात जुडिशरी सिस्टम। तो लॉ मेकिंग का काम दे दिया, किसको दे दिया, लेजिस्लेचर को। क्या दे दिया, लेजिस्लेचर, ठीक है। लॉ इंप्लीमेंट का काम किसको दे दिया, लॉ इंप्लीमेंट का काम दे दिया एग्जीक्यूटिव, किसको दे दिया, एग्जीक्यूटिव। और जस्टिस का काम किसको दे दिया, किसको दे दिया, जुडिशरी, किसको दे दिया, जुडिशरी। तो लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर को दे दिया, लेजिस्लेटिव को दे दिया और एग्जीक्यूटिव को दे दिया और ये दे दिया जुडिशरी को। क्या हुई, अब पावर सब अलग अलग कर दी ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने यहाँ बताया ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर कंट्रोल ना इसका किसी ऊपर कंट्रोल, सारी चीजें फ्री है। और इसी सिस्टम को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सिस्टम, हॉरिजॉन्टल सिस्टम, क्योंकि पावर को हॉरिजॉन्टल शेप में रखा गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ क्या किया कि अगर जब लॉ मेकिंग करेगा तो लॉ मतलब एग्जीक्यूटिव को कोई मतलब नहीं, लेजिस्लेटिव जब लॉ इंप्लीमेंट करेगा, लॉ इंप्लीमेंट करके इसके बाद एक इसकी कॉपी सेंड कर देगा, एग्जीक्यूटिव उसको क्या करेगा, लॉ को इंप्लीमेंट करेगा। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल जरूर है, ये रिस्पॉन्सिबल जरूर है, किसको रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी लेजिस्लेचर के लिए। अगर लगता है कि कोई फंडामेंटल राइट्स या फिर किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का क्या होता है, वायलेंस होता है। क्या होता है, अगर ये लॉ जो बनाया है, कानून बनाया है, उसके द्वारा इसका अगर वायलेंस होता है तो जुडिशरी फिर क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी और उस लॉ को फिर से क्या करेगी, फिर से कानून बनाने की बात कहेगी, मतलब उसको रिव्यू करने की बात करते हैं। और ऐसे करके जुडिशरी के पास एक पावर होती है जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू करेगी और ऐसे करके इसके पास पावर है कि जैसे मान लो किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस होता, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी कम्युनिटी में या किसी सोसाइटी में किसी भी एरिया में उसे पढ़ने से मना किया जाता, किसके लिए मना किया जाता है, एजुकेशन के लिए। किसके लिए मना किया जाता है, एजुकेशन के लिए। अब यहाँ राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या, राइट टू एजुकेशन। और ये बात बोली गई है आर्टिकल 21 क्लॉज ए में, किसमें बोली है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और ऐसे करके जुडिशियल रिव्यू, और अगर उसको किसी भी प्रकार से उसको पढ़ने से रोक मना किया जाता है तो वो आर्टिकल 32 रेमेडीज ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कहां जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जाएगा आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपोर्टेंस क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए मैंने यहाँ आपके साथ यहाँ कुछ चीजें डिस्कस की। तो यहाँ मैंने बात की कि ये बेसिक मैंने आपके थ्रू बताए थे। अब मैं बहुत सारी बात करूंगा कि ये कैसे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी को, कैसे ये सारी बातें हुई, क्या क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, इस सब चीजों की बात करूंगा। अब मैं कुछ और बात करूंगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा।
बहुत सारी चीजों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ये आप समझ गए होंगे। इसके चाहे तो एक रफली नोट बना सकते हैं और आप रफली के साथ एक अच्छे से नोट भी मेक कर सकते हैं। चलो कुछ चीजों और बात कर लूं मैं यहाँ पे। जैसे चलो अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें। देखो यहाँ पे, हाँ, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं बहुत सारी बातें करूंगा। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन, ये देखो यहाँ पे एक इमेज मैंने ली है और यहाँ पे आपको सामने दिख रहे होंगे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये आप सभी जानते हैं कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे बी आर अम्बेडकर। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे बड़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ड्राफ्ट करना था, वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। और बी आर अम्बेडकर सबसे बड़ी कमेटी को, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक किस प्रकार से डिजाइन करना और कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से चीजों को रखना था। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द फ्रॉम ऑफ 1946। ठीक है, तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिजाइन की गई। ये बेसिक डाटा है कि टोटल मेंबर कितने थे, तो 89 मेंबर थे। द असेंबली वर्क फ्रॉम ऑफ द 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा क्या लिखा है, टाइम लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, उसका पीरियड लिखा है। तो लिखा एडॉप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1946 इन फोर्स ऑफ द 26 जनवरी 1946। ये 1950 ये क्या था क्या नहीं था, मैं इसके ऊपर और चीजें अभी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। कुछ चीजें और देख लो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रभाव या फिर इफेक्ट। क्या इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या, किस किस का प्रभाव रहा। तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैं इसकी बात करूं कि जब तक 1935 से अगर मैं बात करूं 1935 टू 1947, अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कब हुआ, ये डेट लिखी भी है। ये डेट लिखी कि हमने एडॉप्ट कब किया। चलो मैं ये एडॉप्ट वाली डेट ले लेता हूँ, 26 नवंबर 1950 को एडॉप्ट हुआ। सॉरी 1950 नहीं, 1949 को। ठीक है, तो 1949 को एडॉप्ट हुआ। अब ये डेट क्यों इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये डेट क्यों इंपोर्टेंट है, इस वाली डेट को हमने, और फिर सर ये आपने बोला कि सर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1948, ये एक्ट क्यों इंपोर्टेंट है। इसको बोलते थे बेटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये समझ लो। इसमें क्या है, इसके ज्यादातर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, ज्यादातर हिस्से ये मैं कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली मैं कह लूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 65 से 70% से ज्यादा पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने सीधा क्या किया है, एडॉप्ट किया है, उससे लिया है। क्योंकि इस एक्ट में क्या हुआ था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेमवर्क के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीजें थी, और जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो गया तब तक इंडियन गवर्नमेंट जो काम कर रही थी वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रही थी। ये आप समझ गए होंगे। फिर इसमें मैं अभी बहुत सारी बातें आपको बढ़ूंगा, पहले तो अभी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझे। फिर आता ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने जो लिया, कौन सा सिस्टम लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लिया सर, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सर ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों लिया सर। देखो क्या था, मैं मेरे फ्रेंड्स यहाँ मैं आपके साथ बता दूं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस 200 ईयर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रहे थे। उनके अंडर में मतलब कह सकते हैं कॉलोनी के रूप में थे हम उनकी, वो हमारे कॉलोनी बना के रखे थे, और ब्रिटिश इंडिया भी बोलते थे। 200 सालों के हमें उनके सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उनके सिस्टम की हैबिट हो गई थी। और एक मैं बता दूं कि एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, और इस एक्ट में 2 कॉन्सेप्ट बना दिए थे। जैसे आज के समय में सिंपल सी लैंग्वेज समझाऊं, लोकसभा और राज्यसभा। उस समय हाउस ऑफ पीपल बोलते थे उसको, और हाउस ऑफ लॉर्ड ऐसे नाम आते थे। लेकिन आप यहाँ समझो अपर और लोअर हाउस, लेकिन आप समझो लोकसभा और राज्यसभा बन गए थे, और यहीं पे ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट बना दिए थे। अब हमें इतने लंबे टाइम से उनके सिस्टम, उनके मतलब पुलिस सिस्टम, रेलवे सिस्टम और उनका एजुकेशन सिस्टम, सारे सिस्टम की एक हैबिट लग चुकी थी, और हमें उनके सिस्टम को अच्छे से समझ में आ चुका था कि इनके सिस्टम में कैसे वर्क करना है। यही रीजन था कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया, क्योंकि अब हम उस सिस्टम को समझने में आसानी थी, और इसलिए उस सिस्टम में अच्छे से हम अपने मतलब इंडिया को रन कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकते थे। अगर हम मान लो अमेरिका के सिस्टम को लेते या जापान के अदर कंट्री के लेते, तो वो सब चीजें हमारे लिए नहीं होती। ठीक है, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स हमने क्या लिया, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स लिए। बिल ऑफ राइट्स का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। क्या लिए, फंडामेंटल राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का मतलब क्या है, देखो अभी यहाँ मैं बात कर लूं कि दूसरा आता है बिल ऑफ राइट्स।
बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। तो अमेरिका में जैसे अप्रोक्सीमेटली सीधी सीधी बात है कि इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सीधे हमने एडॉप्ट किए थे और 7 हमने लिए थे। फिर बाद में बात करूंगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट था, हमने सीधे सीधे 7 फंडामेंटल राइट्स एडॉप्ट किए थे। इनकी स्टोरी में बाद में डिस्कस करता। आयरिश आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ जिसे हम कहते हैं इस सिंपल सी लैंग्वेज में जानते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किए। और ये वर्ग कुछ इसमें जो फंडामेंटल राइट्स में जो बातें नहीं कही गई थी, वो सारी बातें रिमेनिंग सब्जेक्ट थी, जो चीजें थी जिनके ऊपर लॉ मेकिंग करना जरूरी था, ये पावर किसको दे दी, स्टेट को। स्टेट अपने हिसाब से उस पर क्या कर सकता है, लॉ मेक कर सकता है। मतलब एक सब्जेक्ट किसको दे दिया, स्टेट को। कैनेडियन फेडरल सिस्टम, इंडिया में जो सिस्टम हमने लिया कैनेडियन फेडरल सिस्टम लिया, कि मतलब कि कैनेडियन फेडरल सिस्टम का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे मतलब कंट्रोल करने की, जैसे कुछ सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए, जैसे मैं कहूँ जैसे इमरजेंसी है, फाइनेंस है, सिक्योरिटी है, ऐसी चीजें। फ्रेंच आइडल्स की बात करूं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानता, लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्रता, ये सारी बातें हमने कहां से ली, फ्रेंच के संविधान से। तो ये आप बेसिक चीजें समझ गए होंगे, मैं बेसिक समझाया कि इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव क्या है दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का, अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इफेक्ट है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अभी लिखे फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इसके लिखे उससे पहले, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ डिस्कस करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ हिस्ट्री बात कर लूं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लेकर के बात कर लूं, मैं कुछ यहाँ पे आपके साथ कुछ डेटे या कुछ इंपोर्टेंट बातें करूंगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ डेट लिख रहा हूं मैं, 9 दिसंबर 1946 पहली डेट इंपोर्टेंट है। दूसरी डेट है 11 दिसंबर 1946। इसके बाद देखो, फिर देखता हूँ 13 दिसंबर 1946। ये बात, ये 3 डेटें मैंने आपके सामने लिखी, ये 3 डेटों की मैं बात करूंगा कि ये क्या था। ये फर्स्ट सिटिंग थी, क्या थी मेरे फ्रेंड्स, फर्स्ट सिटिंग। ये पहली सिटिंग थी और इस सिटिंग में क्या कहा गया, पहले ध्यान से सुनना, पहली सिटिंग। और ये आपकी सेकंड मीटिंग है और ये आपकी कौन सी है, थर्ड मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग में हुआ क्या, ध्यान से सुनना सारे फ्रेंड्स मेरी बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, कौन होते हैं, चेयर पर्सन, ठीक है, कौन होते हैं, चेयर पर्सन। तो इसके चेयरपर्सन होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके चेयरपर्सन रहते हैं। और एक मैं बता दूं मेरे फ्रेंड, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। क्या थे, सीनियर मेंबर ऑफ असेंबली। क्या, सीनियर मेंबर ऑफ असेंबली थे। और ए ओनली 2 डेज, कितने दिन के लिए, ओनली 2 डेज के लिए चेयरमैन बने थे। कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो ये पहली सीटिंग थी और पहली सीटिंग में हुआ क्या इंपोर्टेंट, कि पहली सीटिंग चेयरपर्सन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया और 2 दिन के लिए बने। तो पहले तो आपको ये डेट याद रखनी कि पहली सीटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कब हुई। तो पहली सीटिंग हमें ये बतानी कि पहली सीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और ये फर्स्ट सीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी, चेयरपर्सन थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, 2 दिन के लिए। ये कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं चाहता यहाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता भी दूं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना कि सीनियर मेंबर ऑफ असेंबली किसको बनाया जाए, चेयरपर्सन, ये वाला कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया था। कहां से लिया था, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो चेयरपर्सन बनाए गए थे वो सीनियर मेंबर ऑफ असेंबली को बनाए गए। अब बात आती है कि सेकंड डेट 11 दिसंबर को क्या हुआ। 11 दिसंबर बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चेयरपर्सन दूसरे चेंज हो गए। तो चेयरपर्सन चेंज हुए और वो चेयरपर्सन बने डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस डेट से, जैसे मैंने एक डेट लिखी 11/1946 और ये जाके बनेंगे 1956 तक चेयरमैन, मतलब 26 जनवरी 1950। और यहीं पे ये डेट थी कि 26 जनवरी 1950 को इस डेट में इंडिया के कौन बने? फर्स्ट प्रेसी। क्या बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन बने? फर्स्ट प्रेसी ऑफ इंडिया बने। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। सेकंड सेटिंग की बात हो गई कि इस सेकंड सेटिंग में क्या। अब 13 दिसंबर क्या इंपोर्टेंट डेट है? 13 दिसंबर को एक रिपोर्ट आई जिसे हम नेहरू रिपोर्ट या फिर इसी को हम बोल सकते हैं रेजोल्यूशन, नेहरू रेजोल्यूशन कहते हैं। ये उसमें वो बात थी, नेहरू रेजोल्यूशन ही आगे जाके प्रियम्बल बना। क्या बना? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारी बातें जो इस रेजोल्यूशन में लिखी थी, वो सारी बातें कहां डाली गई? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या आत्मा कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं, या इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं प्रियम्बल को। प्रियम्बल सभी जानते हैं क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, अब तो एनसीईआरटी की सारी बुकों पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल फर्स्ट पेज पे आने लगी। तो आप उस पर देख सकते हैं कि जब हमें किसी बुक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इंडेक्स को देखते हैं। ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे मैं अभी यहाँ बता रहा था, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमेज मैंने ली है कि इसके जब जैसे फर्स्ट पेज क्या करेंगे, फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, जैसे फर्स्ट पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहले पेज पे ऐसे क्या होगा, टॉपिक के नाम लिखे होंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसके फर्स्ट पेज पे टॉपिक के नाम लिखे होंगे और एक प्रियम्बल दी होगी, जिससे आप ये समझ सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने चैप्टर, कितने टॉपिक, किस सब्जेक्ट को लेकर के ये चीजें सारी कवर की गई हैं। इसलिए उसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग फिलोसफरों ने, अलग अलग लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबरों ने अलग अलग इसके नाम दिए हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि थर्ड मीटिंग क्या थी, फोर्थ मीटिंग क्या थी। ठीक है, ये बात। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये सिटिंग हुई थी, जो मैनेजमेंट सारा का सारा हुआ था, ये आप जानते हैं सारी बात के लिए। फिर हमने कुछ बात की कि यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी आगे मिलेगी, मैं बात कर लूंगा। पीछे भी यहाँ कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। देखो यहाँ पे एक आ गया एडॉप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकेंड, ड्राफ्टिंग, हाँ ये लिखा ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द बी आर अम्बेडकर, तो ये सबसे बड़ी कमेटी थी। अब बिगेस्ट कमेटी ऑफ द ऑल कमिटीज कंपेयर टू ऑल कमेटी, सारी कमेटियों के कंपैरिजन में सबसे बड़ी थी और इसमें टोटल 7 मेंबर थे और इसके चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर। ये भी चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे ये चीजें आई। चलो मैं कुछ और बात कर लूं, कुछ और चीजें यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लूं। ये बेसिक चीज आपने देख ली। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे दो डेट आती है, एक आती है 26 नवंबर 1949, फिर एक डेट आती है 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट क्यों इंपोर्टेंट? ये सर इस डेट को हमने अडॉप्ट किया और इस डेट को कंप्लीटली उसको इंप्लीमेंट कर दिया। ये क्या इन दोनों के डेट के पीछे रीजन है? क्या था मैं बता दूं मेरे फ्रेंड्स कि 26 जनवरी 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया था। ओनली उस समय मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दूं 15 आर्टिकल, कितने आर्टिकल, सॉरी 16 है, एक बार डाटा चेक कर लें 15 है 16, लेकिन 16 है जाता। तो 16 आर्टिकल को यहाँ पे क्या किया था, अडॉप्ट। कितने आर्टिकल को, 16 आर्टिकल। तो 16 आर्टिकल को यहाँ पे एडॉप्ट किया गया था। तो 16 आर्टिकलों को एडॉप्ट किया, लेकिन जैसे इस इंपोर्टेंट आर्टिकल थे जैसे सिटीजनशिप के, सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप के जो आर्टिकल थे वो ज्यादा इंपोर्टेंट थे। क्यों थे इंपोर्टेंट सिटीजनशिप के आर्टिकल? इसलिए थे क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद तो बहुत सारे लोग जो इंडिया में रहते थे वो पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान के लोग इंडिया, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट कर रहे थे। सबसे पहले आर्टिकल जैसे कि 5th, 6, 7, 8, तो ये आर्टिकलों को इंप्लीमेंट किया। और भी जो आर्टिकल इंपोर्टेंट थे वो आर्टिकल इंप्लीमेंट किए। तो यहाँ पे जो 16 आर्टिकल थे उनकी लिस्ट इंप्लीमेंट की, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया। उसके लिए हमने 2 महीने का वेट किया, मतलब कि 26 नवंबर से 26 दिसंबर आएगा और 26 नवंबर से 26 दिसंबर, दिसंबर से जनवरी। तो हमने यहाँ तक आने के लिए कितने मंथ का वेट किया, ओनली 2 मंथ का। अब बात आती है कि सर 2 मंथ का वेट क्यों करना पड़ा हमें? इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 26 जनवरी डेट इतनी इंपोर्टेंट क्यों है? तो थोड़ा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, हल्का सा हिस्ट्री में जाते हैं। देखो हिस्ट्री पढ़ने से पहले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो या पॉलिटिकल साइंस हो या फिर आपका
इकोनॉमिक्स हो या सोशोलॉजी, XYZ कोई भी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का, तो हिस्ट्री को मदर ऑफ द सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी आपको जानकारी मिलेगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगा, उस तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा, थोड़ी सी डेट पीछे की याद कीजिए, डेट थी 26 जनवरी की डेट थी और बात थी 1929 की, और वहां पे ये बात थी, एक नदी है जिसका नाम सुना होगा, रावी रिवर। तो रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक डिमांड की गई थी। वो डिमांड थी क्या, फुल इंडिपेंडेंस। किसकी डिमांड थी, फुल इंडिपेंडेंस। फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई। क्या की गई थी, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी, और इस बात को लेकर मना किया दिया था, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा, याद हो ना हो तो मैं थोड़ा बता दूं कि 1928 में बेटा एक कमीशन आया था जिसे कहते हैं साइमन कमीशन। क्या आया था, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और साइमन कमीशन ने कहा था हम आपको क्या देते हैं, हम आपको फुल इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं, हम आपको यहाँ पे क्या नहीं देंगे, फुल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। मतलब कह सकते हैं हाफ स्टेट की पावर दे रहे थे हमें। क्या दे रहे थे, हाफ इंडिपेंडेंस दे रहे थे। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखे दे रहा हूं, हाफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। चलो यहाँ समझ लो इसको, वर्ड को मैं समझाने के लिए लिखा, लेकिन इसको एक वर्ड बोलते थे जैसे कहते थे डोमेनियन स्टेट। क्या बोलते थे, डोमेनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है हाफ इंडिपेंडेंस की बात कही। इस बात को लेकर जवाहरलाल नेहरू नाराज हो गए, क्योंकि साइमन कमीशन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने आया था, और इसमें टोटल के टोटल कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। सारे के सारे कौन थे, व्हाइट लोग थे, मतलब कि सारे अंग्रेज लोग थे। इसलिए हमने इसे व्हाइट कमीशन कहा और कहा साइमन गो बैक। ऐसे करके इसको हमने वापस कर दिया साइमन गो बैक कह के, और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट की पावर देंगे। इस बात से जवाहरलाल नेहरू नाराज हो गए, यंगेस्ट लीडर थे, बोले हम लेंगे तो आपसे फुल इंडिपेंडेंस लेंगे। और इसी चीज को लेकर उन्होंने लाहौर में सेशन किया, और लाहौर सेशन में 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसे कहते हैं रावी रिवर के किनारे, मतलब रावी नदी के किनारे सेशन था। और 26 जनवरी को अनाउंसमेंट कर दी कि जब भी हम इंडिपेंडेंस हो गए, जब आजाद होंगे, तो उस दिन हम उसको किसके रूप में मनाएंगे, उसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। किसके रूप में करेंगे, रिपब्लिक डे के रूप में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे करके जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ वेट किया 2 मंथ का, और वेट करने के बाद 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ये डेट इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है जिसकी मैं बात आपके साथ कर रहा था। ये वाली डेट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, ये वाली 26 जनवरी 1950, और ऐसे करके एक पूरा कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। तो ये बात मेरे फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला। जैसे यहाँ पे 26 जनवरी 1950 की जो डेट है आपको समझ में आ गई होगी क्यों ली हमने, और ये भी समझ में आ गया कितना टाइम लगा, और एडॉप्ट कब किया, और इन्फोर्स्ड कब किया, कंप्लीटली उसको कब किया। तो ये बात मेरे फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर कोई भी और रिलेटेड क्वेश्चन है, डाउट होता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलो मैं कुछ और बातें कर लूं। अगली बात आती है फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फीचर मतलब होती है किसी भी चीज की विशेषता है। क्या बात कर रहा हूं, विशेषताएं। तो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, विशेषताएं। रिटन इन द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। पहली बात तो क्या है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसका आते हैं कि ओरिजिनली ऑफ द 395 आर्टिकल एंड 22। मेरे फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं रहता हूं, इसके मैं सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। मैं चाहता हूं वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, फिर मिलते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में, तो थोड़ा वेट करो। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके साथ आएगा, क्योंकि थोड़ा मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस स्लाइड को, थोड़ी सी स्लाइड है, जल्दी भी खत्म कर सकता था, लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से कुछ चीजें सिखा दूं। तो मिलते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो और किसी प्रकार का कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस सारे के सारे वीडियो मेरे डियर स्टूडेंट हैं, बहुत सारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे स्पेशल फाउंडेशन स्टूडेंट, उनकी रिकमेंडेशन पर है। तो उन सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अच्छे से देखें, और कोई डाउट हो किसी टॉपिक को लेकर, किसी और भी चीज को लेकर, मुझे जरूर बताएं। मैं उसके ऊपर आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।